हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के लेक्चर के अंदर हम फार्मा का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ठीक है, इन ड्रग्स की स्टडी करेंगे हम। ट्यूबरकुलर जैसा इसका नाम आपको पता चल गया होगा, जो हम दवाइयाँ पढ़ने जा रहे हैं वो किसके लिए हैं? टीबी के लिए हैं। ठीक है, एंटी मतलब अगेंस्ट, ट्यूबरकुलर मतलब टीबी, टीबी के अगेंस्ट। जब टीबी हो जाती है तब जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को एंटी कोच थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी कोच थेरेपी क्यों बोलते हैं इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले टीबी क्या होती है? टीबी एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। ठीक है, टीबी क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो किसके क्रोनिक का मतलब लॉन्ग टर्म से चली आ रही है। इन्फेक्शियस यानी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। कोज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होने वाली एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ है आपकी टीबी। तो अब जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया है, इसकी डिस्कवरी आपकी रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसीलिए इस जो ये ड्रग्स आप इसके खिलाफ दे रहे हो, इनको एंटी कोच थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, इसके जो जिन्होंने इनकी खोज की थी इस बैक्टीरिया की, उसका नाम रॉबर्ट कोच था साइंटिस्ट का। तो उन्हीं के नाम पे टीबी को कोच डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। प्लस उसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनको आप एंटी कोच थेरेपी बोल सकते हो। नेक्स्ट चीज़ क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? वो पहली ड्रग है जो डेवलप हुई थी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। टीबी के इलाज के लिए जो पहली ड्रग की खोज हुई थी वो क्या आपकी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। थोड़ा बहुत अब माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में देख लेते हैं। ये जो इन्फेक्शन है आपको पता है ये क्रोनिक होता है, तो जो इसका टाइम है वो भी प्रोलॉन्ग्ड, मतलब जो ट्रीटमेंट है वो भी लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन रिक्वायर प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेंज करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म एंड लीजन्स। क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है इसकी भी क्या है? स्ट्रेंज करेक्टरिस्टिक है, और इस बैक्टीरिया की वजह से जो लीजन घाव बन रहे हैं वो भी अलग तरीके के होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपके इस लीजन्स को ट्रीट करने में। अब कैसे? देखिए, टीबी आपको पता है क्रोनिक इन्फेक्शन है, इसके अंदर जो आपको लीजन्स देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे? एक्सेसिव फाइब्रस टिश्यू विद सेंट्रल नेक्रोटिक लीजन। ठीक है, क्या होंगे? टिश्यूज़ के सेंटर में नेक्रोटिक लीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक टिश्यू होगा, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसे ये टिश्यू है, इसके सेंटर के अंदर यहाँ बीच में क्या होगा आपका? नेक्रोटिक, यानी बीच वाली जो सेल्स हैं वो डेड होंगी आपकी। ठीक है, तो अब जब ये सेल डेड होंगी तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वस्कुलैरिटी है इन लीजन्स में जो इतने डीप होते हैं, उनके अंदर जो वस्कुलैरिटी ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। इसीलिए ब्लड सप्लाई के थ्रू ही आपकी ड्रग किसी भी सेल के पास पहुँचती है। तो जब अब ब्लड सप्लाई कम है तो पेनिट्रेशन जो ड्रग का है लीजन के अंदर वो भी बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लगता है इन दवाइयों को अपना एक्शन करने में। ठीक है, धीरे धीरे वो काम करती हैं। अब जो आपसे पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्लासिफिकेशन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की। ठीक है, क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप बहुत इजीली इसको करके आ सकते हो। 8 नंबर में पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की वो 2 तरीके से की गई है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ठीक है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। जो अब फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं उनका जो दूसरा नाम है वो है स्टैंडर्ड ड्रग्स। इनको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड ड्रग्स बोला जाता है। और जो आपकी सेकेंड लाइन है उनको बोला जाता है रिजर्व ड्रग्स। ठीक है, इनको बोला जाएगा आपका रिजर्व ड्रग्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब आपकी क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी ड्रग पढ़ी जाती है आपकी फर्स्ट लाइन के अंदर और आपकी इसके अंदर सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी आपकी ड्रग आती है। तो सबसे फर्स्ट है जो वो है आपकी आइसोनियाजिड। ठीक है, आइसोनियाजिड। फर्स्ट लाइन ड्रग्स को याद करने के लिए एक टेक्निक है, उसको आप बोलोगे HRZES। इन्हीं के नाम से आपको क्या होगी, ये ड्रग जो है वो सीक्वेंस वाइज याद हो जाएंगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट है आपकी H जिसके लिए आता है वो आता है आपका आइसोनियाजिड के लिए। ठीक है, आइसोनियाजिड। H से जो ड्रग का नाम रखा है वो आइसोनियाजिड रखा है। R से रिफेम्पसिन, Z से पायराजिनामाइड। ठीक है, पायराजिनामाइड। E से इथेम्बुटोल, E से आपका इथेम्बुटोल बनता है और S से आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन बनता है।
ठीक है, ये 5 आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके बारे में तो आपने अभी नाम सुना था पीछे कि ये सबसे पहली ड्रग है, फर्स्ट ड्रग यही है जो डेवलप हुई थी आपकी, ठीक है, टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये आपकी 5 ड्रग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की क्लासिफिकेशन है ये, एच से आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन, पायराजिनामाइड, जेड आ रहा है इसमें इसलिए यहाँ पे जेड लिया, आर से रिफेम्पसिन, ई से इथेम्बुटोल, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ठीक है, जो आपकी सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं आप देखिए, पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है, इसको आप पास भी बोल सकते हो, पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है साइक्लोसीरीन। थर्ड ड्रग है कैनामाइसिन, अमिकासिन, इथियोनामाइड, ठीक है, इथियोनएमाइड, कैप्रोमाइसिन, थाई एसिटाजोन, ठीक है, 7 ड्रग आपकी ये है। प्लस जो न्यू एजेंट्स ऐड हुए हैं वो कौन से हैं आपके, जो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए न्यू ड्रग्स ऐड हुई है, न्यूअर एजेंट जो सेकंड लाइन के ही कैटेगरी के अंदर आप पढ़ोगे वो है आपकी लीवोफ्लोक्सिन, मोक्सीफ्लोक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाबुटीन, रिफापेंटीन और आपका क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये आपकी न्यू ड्रग्स हैं जो ऐड हुई हैं आपकी सेकंड लाइन ड्रग्स के अंदर। अब जो ये आपकी ड्रग्स हैं, न्यू ड्रग्स ऐड जो हुई हैं, ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, जिसको MDR टीबी भी बोलते हैं। मल्टी ड्रग यानी बहुत सारी ड्रग के रेसिस्टेंट यानी खिलाफ, ठीक है, टीबी यानी टीबी का जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वो टीबी की जो आपने ये ड्रग्स पढ़ी हैं ऊपर, इनमें से काफ़ी सारी ड्रग्स यानी मल्टी ड्रग्स के खिलाफ क्या हो चुका है, रेसिस्टेंट। मतलब उस बैक्टीरिया के ऊपर आपने जो दवाइयाँ दी थी पहले उनका कोई असर नहीं होता है, वो उनके खिलाफ जीना सीख गया है। उस टीबी के खिलाफ आप जो दवाइयाँ अब आपने नई ऐड की हैं वो कौन सी हैं, लीवोफ्लोक्सिन, मोक्सीफ्लोक्सिन, अजिथ्रोमाइसिन, रिफाबुटीन, रिफापेंटीन और क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये जो न्यू एजेंट्स हैं आपने ऐड किए हैं। दोबारा देखिए, ये फर्स्ट लाइन ड्रग थी, आपने क्लासिफिकेशन ऐसे ही बना के आनी है पेपर के अंदर, फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, सेकंड लाइन ड्रग्स हैं, ठीक है। आप फर्स्ट तो 5 आपने याद करनी पड़ेंगी, ये जरूरी है। सेकंड लाइन में आप कुछ नाम याद कर सकते हैं, 3-4 नाम इसमें से याद कर लीजिए और 3-4 नाम इनमें से याद कर लीजिए, ठीक है, जरूरी नहीं है सारे के सारे आपको याद हों, जो इजी आपको लगे उनमें से वो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब है फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकंड लाइन ड्रग्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन ड्रग आपकी होती हैं वो चीप होती हैं, सस्ती होती हैं, ठीक है, इजीली अवेलेबल होती हैं आपकी। जो सेकंड लाइन ड्रग हैं वो आपकी एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, बहुत महंगी होती हैं जो सेकंड लाइन ड्रग्स हैं, और जो ये नई भी ऐड हुई हैं वो भी, ठीक है। और जो फर्स्ट लाइन ड्रग हैं वो मोर इफेक्टिव है, यानी असर उनका क्या है, ज़्यादा है, और इनका असर क्या है, लेस इफेक्टिव है, ठीक है। और रूटीन में जो यूज़ की जाती है टीबी के लिए वो ड्रग्स कौन सी हैं आपकी, वो फर्स्ट लाइन ड्रग ही हैं जो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है सेकेंड लाइन ड्रग्स जो है आपकी वो रूटीन में यूज़ नहीं किए जाते हैं। और जो मेन डिफरेंस वो है क्या, ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो आपकी लेस टॉक्सिक होती हैं, इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम होती है एज कंपैरिजन टू सेकेंड लाइन ड्रग्स, और ये ज़्यादा टॉक्सिक है आपकी सेकेंड लाइन ड्रग्स एज कंपैरिजन टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ठीक है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस था कि ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ठीक है। अब एक एक ड्रग को आपने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं इनको डिटेल में पढ़ना है, इनकी कितनी डोज दी जाती है, क्या रूट है, और ये किस तरह से बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करती हैं। अब आपको इन सब का फंक्शन क्या पता होगा कि ये बैक्टीरिया को क्या करेंगी, या तो किल करेंगी या उसकी ग्रोथ को रोक देंगी। ऐसे ही आप टीबी को ठीक कर सकते हो। जो भी ये बैक्टीरिया आपका वहाँ डिवाइड कर रहा है आपके लंग्स के अंदर, सेल्स के अंदर, उसको क्या करो आप, किल कर दो या फिर उसकी ग्रोथ को ही रोक दो, ठीक है। तो ये दवाइयाँ ऐसे ही 2 तरीके से काम करेंगी आपकी। तो जो फर्स्ट ड्रग है वो है आपकी आइसोनियाजिड, ठीक है। देखिए ये टेबल आपकी जिसके अंदर आपको फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दिख रही हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग उनकी डोज के साथ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और इम्पोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स के साथ, ठीक है। सबसे फर्स्ट ड्रग है आपकी आइसोनियाजिड जिसको आप एच से डिनोट कर रहे थे। ये इसकी डोज कितनी है आपकी 300 mg ओरली, इसका रूट भी आपको पता चल गया। अडल्ट की ये डोज आपको दिखा रखी है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो क्या है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, हेपेटाइटिस, स्किन पे रैशेज, ड्रग की वजह से फीवर और GIT अपसेंट डिस्टर्बेंस,
ठीक है, यानी नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें आपको क्या देखने को मिल सकती हैं। सबसे जो खतरनाक वाला इसका एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल न्यूराइटिस का मतलब क्या, पेरिफेरी वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, आपके हाथ पैरों के लिए यूज़ होता है। तो जो आपके हाथ पैरों की न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, नर्व है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिल सकती है, आपके लीवर में इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो इस ड्रग के जितने फ़ायदे हैं उतने ही क्या है, नुकसान भी हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपकी रिफेम्पसिन। रिफेम्पसिन जो ड्रग है उसकी जो डोज है वो है 450 mg ओरली, ठीक है, 450 mg देनी है आपने ये। इसका भी रूट क्या है, ओरल है। इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, हेपेटाइटिस, लीवर में इन्फ्लामेशन, फ्लू लाइक सिंड्रोम, जैसे फ्लू होता है कोल्ड फ्लू उस तरह आपको देखने को मिल सकता है। जीआईटी डिस्टर्बेंस इसके अंदर भी होगा, स्किन पे रैशेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। पायराजिनामाइड थर्ड जो ड्रग है आपकी वो है क्या है, पायराजिनामाइड। इसकी जो डोज है वो क्या होती है आपकी 1500 mg, ये भी आपने ओरल रूट से ही देनी है। इसकी जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, हिपैटोटॉक्सिसिटी, लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी कोज कर सकती है ये। हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा सकती है, यूरिक एसिड का लेवल, ठीक है। एनोरेक्सिया का मतलब क्या, भूख नहीं लगेगी आपको, नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, फीवर देखने को मिल सकता है और स्किन पे रैशेस देखने को मिल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये सारे, कुछ तो हैं जो मिलते जुलते हैं, कुछ हैं जो थोड़े अलग हैं। इथेम्बुटोल फोर्थ ड्रग आपकी इथेम्बुटोल है। इथेम्बुटोल की जो डोज है वो क्या है, 800 mg ओरली, ठीक है, 800 mg ओरली देनी है आपने ये। इसका जो मेन साइड इफेक्ट है वो क्या है आपका, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, उसके अंदर ये क्या कोज कर देगा, आपका इन्फ्लामेशन कोज कर देगा। डिक्रीज द विजुअल एक्यूटी, ठीक है, दिखना कम हो जाएगा, कलर विजन डिफेक्ट्स आ सकते हैं। अगर जब आपकी ऑप्टिक नर्व ही खराब हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। हाइपर यूरिसीमिया भी कर सकता है, यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ा देगा, वही जीआई डिस्टर्बेंस और स्किन रैशेज आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है आपकी वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है उसकी जो डोज है वो 1000 mg IM है, ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसी ड्रग है जिसका जो रूट है वो IM है, इंट्रामस्कुलर स्ट्रेप्टोमाइसिन। बाकी सारी जो हैं वो क्या है आपकी ओरल रूट से दी जाती हैं। इसका जो साइड इफेक्ट है आपका एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, ओटोटॉक्सिसिटी, ठीक है, कान के अंदर, ओटो वर्ड यूज फॉर ईयर, टॉक्सिसिटी हो सकती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब नेफ्रॉन, किडनी के अंदर आ सकती है आपकी। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, आपका जो न्यूरोमस्कुलर का एक कनेक्शन है, नर्व जैसे मसल के साथ जुड़ी हुई है, उस जंक्शन को खराब करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपकी ये ड्रग हो सकती है। कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये आपकी 5 ड्रग हैं, इनकी डोज और रूट आपने यहाँ पढ़ लिए हैं, ये इनके एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपकी आइसोनियाजिड के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें। देखिए आइसोनियाजिड सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, मोस्ट वाइडली यूज़ होती है आपकी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट में। आपको पता है, अब आपने इसका रूट पढ़ा है, ओरल दी जाती है, इफेक्टिव होती है, चीप होती है, ठीक है। और इसका जो एक्शन है वो कैसा है, ट्यूबरकुलोसाइडल, यानी ये क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करती है। तो इसका जो एक्शन है वो क्या है, ये आप इसके इंट्रो में लिख सकते हो कि ये जो चीज़ें आई, या आप इसके इंट्रो में लिखोगे। मोस्ट वाइडली यूज़ होती है, ओरली, ये रूट लिख सकते हो आप इसका। डोज आपने पीछे पढ़ ली है, कितनी है 300 mg ओरली। एक एक ड्रग को आप अलग से लिख सकते हो, ठीक है। डोज लिख सकते हो 300 mg। आपके पास डोज है, रूट है, इंट्रो है। इंट्रो में क्या लिखोगे, चीप होती है, मोस्ट वाइडली यूज होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है उसको किल करने का काम करती हैं ये। अब कैसे किल करती हैं देखिए, इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ मायोकोलिक एसिड। ये किसकी सिंथेसिस को बंद करती हैं आपकी, इनहिबिट का मतलब बंद करना, बायोसिंथेसिस यानी बनना किसका, मायोकोलिक एसिड का। एक एसिड की सिंथेसिस को बंद करती है आपकी आइसोनियाजिड। अब वो एसिड क्या करता है, वो एसिड आपका एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल के लिए। बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको सेल वॉल के बनने के लिए ये एसिड ज़रूरी है। और इसी एसिड की सिंथेसिस को बंद कर देती है आपकी ये ड्रग। तो जब सेल वॉल नहीं होगी यानी वो बैक्टीरिया वीक होगा और उसको आपकी बॉडी की सेल्स जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अच्छे से किल कर पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये आपकी अब आप इसको ओरल रूट से ले रहे हो तो आपके ये जीआईटी सिस्टम के अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब कहाँ से होगी, आपको पता है एब्जॉर्प्शन का काम आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है। तो ये आपकी गट मतलब इंटेस्टाइन से इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी पूरी बॉडी के अंदर,
ठीक है। रीच द स्किन, स्किन के पास पहुंच जाएगी। ट्यूबरकुलर कैविटीज़ के पास, जहाँ पे भी आपका बैक्टीरियाज है। बॉडी फ्लूइड्स में भी आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे एसाइटिक प्लूरल CSF, प्लूरल फ्लूइड आपके लंग्स में होता है, CSF आपके ब्रेन में, एसाइटिक फ्लूइड आपकी पेरिटोनियल एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो तीनों फ्लूइड के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसको मेटाबोलाइज कौन करेगा? आपका लीवर। एक्सक्रीट कहाँ से होगी? यूरिन से। तो यहाँ पे इसकी फार्माकोकाइनेटिक लिख सकते हो। द रेट, तो ये सारी चीज़ें आपने इसके बारे में लिखनी है, ठीक है। सबसे मतलब मोस्ट वाइडली यूज़ होती है। रूट, डोज, एक्शन, क्या करती है ये? मायोकोलिक एसिड को बंद कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जो सेल वॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एडवर्स इफेक्ट आप इसके पढ़ के आए हो। सबसे फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट क्या है? पेरिफेरल न्यूराइटिस। मैंने बताया आपके हाथ पैरों की जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, ये कोज करता है आपका। अब ये जो न्यूराइटिस है ये कब होती है? एक चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो है पायरोडोक्सिन। ये आपकी विटामिन B6 होती है, ठीक है, विटामिन B6 पायरोडोक्सिन। जो ये ड्रग है आपकी आइसोनियाजिड, ये क्या करती है? पायरोडोक्सिन के साथ इंटरफेयर करती है, ठीक है। इसको क्या करती है? आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देती है। पायरोडोक्सिन यानी विटामिन B6 को ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देती है। तो उस वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा? जो ये आपकी B6 है, ये आपकी न्यूरॉन्स के लिए ज़रूरी है, और ये न्यूरॉन्स के लिए ज़रूरी है, पर इसको ये ड्रग बाहर निकलवा देती है। तो इसी वजह से आपके न्यूराइटिस देखने को मिलेगा। तो क्या रिकमेंड किया जाता है? जब भी आप ये ड्रग देते हो TB की, तो आपको डेली इस ड्रग के साथ 10 mg पर डे पायरोडोक्सिन देना पड़ता है, क्योंकि ये ड्रग निकाल रही है, तो उस कमी को आप टैबलेट की फॉर्म में पूरा करोगे। तो जब भी डॉक्टर्स ये ड्रग आपको देंगे, तो प्लस में आपको पायरोडोक्सिन भी ऐड करके देंगे, ताकि ये जो एडवर्स इफेक्ट है ये आपको देखने को नहीं मिले, ठीक है। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस, ठीक है। जो ये निकाल रही है उस कमी को अगर आप बाहर से पूरा कर दोगे, तो आपको ये एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है आपका? ये भी इसकी क्या है? एक एडवर्स इफेक्ट है आइसोनियाजिड का, जो आपको देखने को मिल सकता है। इसके अंदर ये आपको मोस्ट कॉमन एल्डरली पीपल के अंदर देखने को मिल सकता है। बूढ़े लोगों के अंदर अगर TB हो रही है, तो उनके अंदर आपको ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा इस दवाई की वजह से। क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, जो आदमी बहुत ज़्यादा शराब पीता है, उसके अंदर भी आपको हेपेटाइटिस देखने को मिल सकता है एज ए एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड ड्रग। या फिर और किस चीज़ का आपने ध्यान रखना है? जो पेशेंट आपका आइसोनियाजिड दवाई ले रहा है, उसके अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, फैटिक, जॉन्डिस, ऐसी कंडीशंस भी क्या है देखने को मिल सकती हैं। तो आपने टाइम टू टाइम एज अ नर्स ये सारी चीज़ें चेक करनी रहती हैं। अदर साइड इफेक्ट आपको पता ही है, फीवर हो सकता है, स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, अर्थेल्जिया मतलब जॉइंट पेन, एल्जिया जो वर्ड है वो पेन के लिए आता है, तो अर्थेल्जिया मतलब जॉइंट पेन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। GIT डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, साइकोसिस यानी आपके ब्रेन के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, और रेयरली कन्वल्जेंस, दौरे भी देखने को मिल सकते हैं, बट रेयरली। तो ये था आपका आइसोनियाजिड ड्रग के बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट जो ड्रग है आपकी वो है रिफेम्पसिन। रिफेम्पसिन भी आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग है, आप पढ़ के आए हो, ठीक है। इसका भी जो एक्शन है वो क्या है आपका? इट रैपिडली किल द ट्यूबरकुल बेसिलाई। ये भी क्या करती है? जल्दी जल्दी किल करती है आपके बैक्टीरिया को। तो इसका भी एक्शन कैसा हुआ? बैक्टीरियोसाइडल हुआ। इट इज़ द ओनली एजेंट दैट कैन एक्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ बेसिलरी सब पॉपुलेशन। ये अकेली ऐसी दवाई है आपकी, ओनली एजेंट है जो ये आपका ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया है, इसकी जितनी भी सब पॉपुलेशन है उन सब को क्या, बेसिलाई की जितनी भी सब पॉपुलेशन है उन सब पे ये एक्ट कर सकती है, यानी उनको किल करने का काम ये अकेली दवाई है जो कर सकती है। हर तरह की पॉपुलेशन पे काम करेगी ये। इट इनहिबिट द बैक्टीरियल RNA सिंथेसिस। ये क्या करती है? बैक्टीरिया का जो RNA है उसको ही क्या कर देती है? बढ़ने नहीं देती है। RNA आपको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है, किसी भी DNA RNA दो ही चीज़ें होती हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो अगर आपका जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होगा तो आगे वो भी जो बैक्टीरिया है वो काम नहीं करेगा किसी भी तरीके से, तो उसी की सिंथेसिस को ये बंद कर देती है। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इट इज़ गिवन ओरली। रूट आप पढ़ के आए हो, इसका डोज इसकी 450 mg है। रिफेम्पसिन आपने कितनी देनी है? 450 mg देनी है। और ये आपकी ओरल दे रहे हो तो वही GIT सिस्टम से होके गुजरेगी, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगी GIT सिस्टम से। बट प्रेजेंस ऑफ फूड रिड्यूसेस इट्स एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाओगे तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
नहीं, प्रेजेंस ऑफ फूड रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी जीआईटी ट्रैक्ट में फूड ज़्यादा है, प्रेजेंस ऑफ फूड, ठीक है, फूड ज़्यादा है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन टाइम है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और ये आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लीवर इसको मेटाबोलाइज करता है और एक्सक्रीट हो जाती है ये यूरिन के थ्रू आपकी, ठीक है। इसके जो यूजेस हैं वो देखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस सबसे फर्स्ट क्या है, आप अभी पढ़ रहे हो इसको, बीमारी के अंदर कौन सी, टीबी के अंदर, तो टीबी के अंदर ये आपकी यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड अलोंग विद आईएनएच। आईएनएच का मतलब आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड के साथ इसको यूज़ किया जाता है, और अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के साथ भी आप इसको दे सकते हो। नेक्स्ट जो डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो वो है आपकी लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। कोड जिस बीमारी को बोलते हैं वो क्या होती है, लेप्रोसी होती है। उसके अंदर भी आप रिफेम्पसिन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोफिलैक्सिस ऑफ मेंजियोकोकल। प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंशन करनी हो जब आपने मेंजियोकोकल क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो मेनिंजाइटिस कोज करता है, ठीक है। तो मेंजियोकोकल एंड एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा की वजह से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, एच का मतलब हीमोफिलस, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है हीमोफिलस मेनिंजाइट, इन्फ्लुएंजा की वजह से जो मेनिंजाइटिस हो रही है या फिर मेंजियोकोकल बैक्टीरिया की वजह से जो मेनिंजाइटिस हो रही है, उसकी प्रिवेंशन में, प्रोफिलैक्सिस प्रिवेंशन में, उनको प्रिवेंट करने के लिए आप पहले ही क्या कर देते हो, रिफेम्पसिन दवाई देते हो। इसकी हमने ये लाइन पहले पढ़ी थी, इट इज़ द ओनली एजेंट दैट कैन एक्ट ऑन टाइप ऑफ बेसिलरी। जितने भी तरह के आपके बेसिलाई क्या होता है, अब देखिए, बेसिलाई एक टाइप होती है स्ट्रक्चर के बेस पे। ऐसे रोड शेप जो भी बैक्टीरिया होंगे उनको बेसिलस बोला जाता है, रोड शेप, ठीक है। ये माइक्रो का टॉपिक है आपका। बेसिलाई क्या होते हैं, रोड शेप के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोला जाता है, बेसिलाई। तो जितने भी रोड शेप के बैक्टीरिया होंगे, एक रोड, ठीक है, लंबी रोड के जितने, तो उन सब पे एक्ट करेगी ये, तभी इसको इतनी जगह यूज़ कर रहे हैं। ये भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से हो रहा है, ये भी आपके मेंजियोकोकल इन बैक्टीरियाज की वजह से हो रहे हैं, तो उसके प्रिवेंशन में भी क्या करेगी ये, हेल्प करेगी आपकी। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। अब जब ये दवाई इतना अच्छा काम कर रही है, हर तरीके के बैक्टीरिया पे ये एक्ट कर रही है, तो अब इसके साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो मेन एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, हेपेटाइटिस। ये क्या कर देती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज कर देती है, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन कोज कर देगी, क्योंकि ये आपकी किस रूट से दी जा रही है, ओरल। और हिपेटोटॉक्सिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी उन लोगों के अंदर जो एल्कोहलिक्स हैं, जो आपका शराब ज़्यादा पीते हैं। नेक्स्ट फ्लू लाइक सिंड्रोम्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। फ्लू लाइक सिंड्रोम देखने को मिलेंगे, जैसे क्या क्या साइन सिम्टम, फीवर देखने को मिलेगा, ठंड लगेगी, सिर में दर्द होगा, मसल्स और जॉइंट में दर्द देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका जीआई डिस्टर्बेंस जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन, ऐसी कंडीशंस आपको इस दवाई की वजह से देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है स्किन रैशेज, ठीक है, स्किन पे के ऊपर आपको रैशेज, ईचिंग, फ्लशिंग यानी जलती हुई ऐसा लाल लाल स्किन हो जाएगी आपकी, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे पूछा जाता है वो क्या है, इट स्टेन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिफेम्पसिन का नाम आएगा तो इस नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इट स्टेन द वेरियस बॉडी फ्लूइड सच एज, स्टेन का मतलब कलरफुल बना देती है ये आपके कुछ बॉडी फ्लूइड्स को। जैसे आपका यूरिन है, वैसे तो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, लेकिन इस रिफेम्पसिन का साइड इफेक्ट है कि वो आपके बॉडी फ्लूइड को स्टेन यानी कलर दे देगी। कैसा कलर दे देगी, ऑरेंज रेड कलर का, ठीक है। अब वो किस किस बॉडी फ्लूइड को आपका कलर देगी, यूरिन है आपका, टीयर्स हैं आपके, आंसू हैं, जो सलाइवा है, जो पसीना है, और जो स्पूटम है, आपके जितने भी बॉडी फ्लूइड हैं वो सारे किस कलर के देखने को मिलेंगे, ऑरेंज रेड, ठीक है, विच इज़ हार्मलेस। और यही एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो हार्मलेस है। मतलब अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है किसी पेशेंट के अंदर, जो आपका टीबी का पेशेंट हो, और उसके अंदर आपको वो पेशेंट कंप्लेंट करे कि मेरा जो यूरिन है वो रेड कलर का आ रहा है, क्या आरबीसी तो टूट के नहीं आ रही है, मेरी कोई दिक्कत तो नहीं है, तब आपने उस पेशेंट को समझाना है अच्छे से कि ये इस दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट है, ये आपको देखने को मिल सकता है, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिफेम्पसिन का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी रिफेम्पसिन के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इसी लाइन पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी ड्रग है वो है आपकी पायराजिनामाइड, ठीक है। पायराजिनामाइड के बारे में पढ़ना है। ये जो ड्रग है ये आपकी क्या है, इट हैज़
ट्यूबरकुलोसाइड एक्टिविटी, साइडल एक्टिविटी, ये भी क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। जैसे आपकी INH यानी आइसोनियाजिड कर रही थी, वैसे ये क्या करती है, ये भी माइकोलिक एसिड की बायोसिंथेसिस को रोक देती है। ये भी उसकी तरह क्या करती है, इनहिबिट कर देती है उस एसिड को जो सेल वॉल बनाता है आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की। इट इज़ गिवन ओरली, ओरल जो रूट है उससे आप ये दवाई देते हो, आप पढ़ के आ चुके हो। इसकी जो डोज है वो कितनी है, 1500 mg ओरली, ठीक है। ये अब जब ओरल दे रहे हो तो ये भी आपके GIT से एब्जॉर्ब हो जाएगी, पूरी बॉडी में फैल जाएगी, इंक्लूडिंग द CSF को भी क्रॉस कर जाती है ये, यानी आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाएगी ये दवाई, CSF तक पहुंच जाएगी। इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन लीवर और एक्सक्रीट इन यूरिन, सेम वही जो पहले में पढ़ा है। अब इसका जो एडवर्स इफेक्ट है, जो आपकी ये TB की ड्रग है ना, इनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो इनके साइड इफेक्ट से आती हैं, ठीक है। और पेपर में तो आपने जब भी आपका ये फार्मा का पेपर होता है तो उसके अंदर तो ये इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आना है अगर आपसे पूछा जाए तो मोस्ट सीवियर जो इसका साइड इफेक्ट होता है वो होता है हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है। हिपेटोटॉक्सिसिटी तो आपने देखा है, पीछे वाली ड्रग भी कर रही है, पर ये एक अलग चीज़ है। इसका मतलब क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल, ठीक है, यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ा दिया है इन्होंने। अब देखिए यूरिक एसिड क्या चीज़ होती है, शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा यूरिक एसिड क्या चीज़ होती है। इसके ऊपर थोड़ा पढ़ लेते हैं। यूरिक एसिड जो है वो आपका DNA और RNA, ठीक है, DNA और RNA जब आपके टूटते हैं, ठीक है, इनसे जब आपके DNA RNA टूटते हैं यानी एक सेल टूटेगी, जब एक सेल टूटेगी तभी उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आता है ना, तो DNA RNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जब एक सेल का ब्रेकडाउन होगा तो DNA RNA भी बाहर निकलेंगे, ब्लड में आएंगे आपके। इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है होता है वो यूरिक एसिड होता है, जो आपके यूरिन के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल आपके ब्लड के अंदर क्या हो जाए, रेज हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, और किडनी उसको एक्सक्रीट आउट ना कर पाए उतने को, तो क्या होगा, जो ये यूरिक एसिड है ये आपके बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जाके मतलब एक्यूमुलेट हो जाना शुरू करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट इन योर बॉडी, ठीक है। स्पेशली ये जो आपके पैर हैं या फिर ये उंगली की जो साइड वाली जगह है, ठीक है, यहाँ पे जाके ये आपका क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। और ये किस कंडीशन को आपका अराइज करता है, गाउट। अगर आपने बीमारी का नाम सुना हो गाउट, गाउट क्या होता है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जो कब होता है, जब यूरिक एसिड का लेवल आपके ब्लड के अंदर रेज हो जाता है, ठीक है। तो गाउट नाम की बीमारी आपको देखने को मिल सकती है, किसके साइड इफेक्ट की वजह से, पायराजिनामाइड की वजह से, ठीक है। और गाउट को ठीक करने के लिए जो ड्रग आती है आपकी वो होती है एलोपुरिनोल। ये जो ड्रग है ये आती है ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, ठीक है। तो आपने पेशेंट को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, उसका जो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल है वो ठीक है कि नहीं है, आपको सस्पेक्ट करते रहना है, पेशेंट के हाथ पैरों को चेक करते रहना है, कहीं उसकी बॉडी के अंदर गाउट और अराइज ना हो जाए TB के साथ साथ, ठीक है। अदर साइड इफेक्ट वही आपके सेम है, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, फीवर होगा और स्किन रैशेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो आपका ड्रग है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, इट इज़ एन अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, ठीक है। मतलब इसका क्या, अमाइनो यानी अमीनो एसिड यानी प्रोटीन प्लस ग्लूकोज दोनों से मिली हुई, दोनों के मिश्रण से बनी हुई एक एंटीबायोटिक है आपकी ये। अब आपको पता है सबसे पहले इट वाज द फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग डेवलप फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ TB। सबसे पहले जो ड्रग बनी थी TB के लिए वो क्या थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन ही थी। ये भी क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। इट इज़ नॉट इफेक्टिव ओरली, जब आप इसको ओरल रूट से लोगे तो ये इफेक्टिव नहीं रहेगी, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसको इंजेक्ट कर लिया जाता है इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। IM रूट से आप इसको देते हो। इसकी जो डोज है वो आपने पढ़ी है 1000 mg, ठीक है। द एडवर्स इफेक्ट आर, अब इस दवाई को लेने की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं वो है ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है वो खराब हो जाएगा, नेफ्रॉन के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी और ईयर के अंदर टॉक्सिसिटी, ओटो मतलब ईयर, ईयर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी,
टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है आपका इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल क्या है? आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, आपको पता चल गया। ये जो ड्रग है आपकी, ये क्या करती है, या इसका जो मेन है वो क्या है? इट इंटरफेयर विद माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ये क्या करती है? बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोकती है। ठीक है, ये जो ड्रग है ये बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और ये आपके ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल रूट से आप इसको देते हो, पूरी बॉडी में अच्छे से मेटाबोलाइज हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लीवर इसको मेटाबोलाइज करता है और यूरिन से ये एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इसका जो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, इसका जो मेन साइड इफेक्ट है यही आपको याद रखना है, इसका यही आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। इट इज़ द मेन एडवर्स इफेक्ट सीन विद इथाम्बुटोल। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? जब अगर आपकी ऑप्टिक नर्व, न्यूराइटिस मतलब नर्व और ऑप्टिक मतलब आई की। ठीक है, ऑप्टिक एक क्रेनियल नर्व होती है आपकी, ठीक है, ब्रेन से अराइज होती है, जो आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपको जो दिखना होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब ये नर्व डैमेज हो जाएगी तो आपको कलर विजन डिफेक्ट देखने को मिलेंगे और विजुअल डिफेक्ट्स, कम दिखेगा ज़्यादा दिखेगा, ऐसे डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई पेशेंट आपका टीबी की ड्रग्स ले रहा है प्लस इथाम्बुटोल ले रहा है तो उसको पीरियोडिक आई एग्जामिनेशन जरूरी है करवानी। ठीक है, आपको एज अ नर्स टाइम टू टाइम उसकी आंखों की जांच करवानी है। ठीक है, जो पेशेंट आपका क्या कर रहा है? इथाम्बुटोल पे है। तो अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट है टीबी का, वो इथाम्बुटोल ले रहा है, उसकी पीरियोडिक आई एग्जामिनेशन आप क्यों करवा रहे हो? ठीक है, क्योंकि इस ड्रग की का एडवर्स इफेक्ट है ऑप्टिक न्यूराइटिस। पेशेंट को क्या हो सकता है? आई से रिलेटेड प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में वो है इट शुड बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर ये दवाई बिल्कुल अवॉइड करनी है जो आपके 6 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनको ये दवाई दोगे तो उनकी आंखें डिस्टर्बेंस विजन में और उनको दिखना बिल्कुल बंद भी हो सकता है, ब्लाइंड हो सकते हैं वो बच्चे। अदर साइड इफेक्ट इसके, तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, चिल्ड्रन के अंदर ये जो दवाई है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अदर साइड इफेक्ट हैं जो इसके वो हैं हाइपर यूरिसीमिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पक्की वही जो पीछे आप पढ़ते आ रहे हो, जॉइंट पेन, ईचिंग, स्किन रैशेस। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम सेकेंड लाइन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये ड्रग्स हैं ये कैसे दी जाती है, कितनी एक बार में दी जाती है, टीबी का जो पूरा ट्रीटमेंट कोर्स है वो कितने महीने का होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको ये ड्रग्स क्लियर होंगी और इनके साइड इफ़ेक्ट्स का भी अच्छे से आपको पता होगा। ठीक है, थैंक यू गाइज।